हाय फ्रेंड्स, ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं दीपक कुमार आज आपके लिए नए साल के शुभ अवसर पे एक नया पेशकश लेकर के आया हूं। और इसमें हम लोग मेन जो आपका आगामी जो दरोगा मेंस का एग्जाम होगा, क्योंकि आप लोग जैसा कि जानते हैं कि 26 दिसंबर को आपका दरोगा पीटी का एग्जाम समाप्त हो चुका है, ठीक है। और हमको जहां तक उम्मीद है कि जनवरी लास्ट तक जो है लगभग लगभग पीटी का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में जो भी स्टूडेंट्स, फिलहाल तो सबसे पहले पहले तो हम लोग आज ये बात करेंगे कि आखिर कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आए हैं, और उसके बाद में कितने क्वेश्चन अगर आप किए हैं सही तो आपका आराम से आप मेंस के एग्जाम को मतलब कि फोकस कर सकते हैं। इन सारी चीजों के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल में आपको हम ये बताना चाहते थे कि आज से हम लोग मेन यहाँ पे पहले पहले तो आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें हमारे दरोगा मेंस के एग्जाम में पूछी जाती हैं, बिहार दरोगा के एग्जाम में। और उसके बाद में हम लोग ये भी देखेंगे कि आखिर कितने अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपको दरोगा मेंस के एग्जाम की तैयारी के लिए लग जाना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाएगी और उसके बाद में हम आपका सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीजें हम लोग को पढ़नी है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग आज के अपने लेक्चर में जो भी चीजों को देखना है वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है कि आखिर कितना क्वेश्चन हम सही किए हैं कि हमारा रिजल्ट आ जाए, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, क्योंकि इस बार जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन के लेवल काफी अच्छे थे, ठीक है। और इस लिहाज से कहा जा सकता है कि जो भी स्टूडेंट जिनका कि तकरीबन 65 प्लस क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक ना, लगभग 65 क्वेश्चन से ज्यादा जो लोग भी सही किए हैं तो वो आराम से एकदम मेंस की तैयारी में लग सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर मतलब उससे थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, यानी कि 65 हम बोले हैं तो हो सकता है कि उससे एक दो क्वेश्चन ज्यादा हो सके या फिर एक दो क्वेश्चन कम हो, लेकिन इसी रेंज में अगर आपका सही है ना, जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम, तो आपका आराम से रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग खुद से मिला लीजिएगा और उसके बाद में आप लोग को देख लेना है कि कितना क्वेश्चन आ रहा है, उसके आधार पे आप अपना जो है तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है, अब हम लोग मेन जो आज का हम लोग का मेन जो फोकस है उस चीज उसको देखते हैं, ठीक ना। जिस चीज के लिए हम लोग आज के वीडियो को आज बना रहे हैं उसको मेन फोकस करते हैं और देखते हैं कि दरोगा मेंस का सिलेबस क्या होता है। तो देखिए ध्यान से समझिए, यहां पर हम लोग को आज समझना क्या है भाई, तो जो बिहार एसआई, ठीक है, बिहार एसआई कौन सा एग्जाम भाई, तो मेंस एग्जाम जो है, तो बिहार एसआई मेंस एग्जाम में मेन कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं, यानी कि हम लोग को आज के वीडियो में समझना है सबसे पहले पहले कि पाठ्यक्रम क्या होगा, ठीक है। सबसे पहली चीज कि पाठ्यक्रम यानी कि जो आपका सिलेबस है तो वो कौन कौन सा होगा, ठीक ना। माने कि मेंस के लिए हम लोग को किन किन सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करना चाहिए, वो सारी चीजें आज के वीडियो में हम लोग को समझना है, ठीक है। देखिए, इसमें सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है कि सबसे इसमें भी चूंकि हर एक एग्जाम में, बिहार के एग्जाम में आपको ध्यान देना है कि जो इतिहास सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, तो इसका वेटेज सबसे अधिक होता है, ठीक ना। और इस एग्जाम में भी लगभग आपका 15 से 18 जो क्वेश्चंस हैं ये लगभग लगभग आपके हिस्ट्री से बिहार एसआई मेंस में भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो आपका सेकंड सेगमेंट है वो हो जाएगा आपका भूगोल, और अगर हम भूगोल की बात करें तो ये भी लगभग लगभग आपका 15 से 18 के रेंज में रहने वाला है, ठीक है। तो इतिहास और भूगोल जो है ये दोनों आपका 15 से 18 क्वेश्चन के रेंज में रहेंगे, ठीक ना। ये सबसे ज्यादा यहां से पूछे जाएंगे। और इसके बाद में आपका जो थर्ड सेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मतलब राज्य व्यवस्था, ठीक है, राज्य व्यवस्था। और राज्य व्यवस्था से तकरीबन आपके यहां पे 15 से 16 क्वेश्चन यहां से भी लगभग पूछे जाएंगे, ठीक है। चौथा जो सेगमेंट इसमें होता है वो आपका हो जाता है अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो अर्थशास्त्र से लगभग आपके 10 से 12 प्रश्न जो हैं वो अर्थशास्त्र से भी आपके रहेंगे। हालांकि इसमें ध्यान देना है कि अर्थशास्त्र में जो स्टैटिक पोर्शन है वहां से क्वेश्चन कम रहते हैं, इसमें करंट जो होता है ना तो उससे रिलेट करके क्वेश्चन अधिक देखने को मिलते हैं। आई मीन जैसे बजट वगैरह हो गया
तो वहां से ज्यादा क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में अगला जो आपका यहाँ पे सेगमेंट हो जाएगा, तो वो जैसा कि आप लोग जानते हैं विज्ञान। ठीक है ना, यानी कि जो सामान्य विज्ञान है, तो यहां से भी बहुत बढ़िया आपका रेंज रहता है। यहां से भी लगभग आपके 15 से 20 प्रश्न जो है ये लगभग आपके विज्ञान सब्जेक्ट से भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 20 से अधिक भी हो सकता है, एक दो क्वेश्चन। उसके बाद में अगला जो आपका इसमें हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका विविध। ठीक है, और विविध से भी लगभग आपके 5 से 7 प्रश्न यहाँ पे रह सकते हैं। जो विविध वाला आपका जो सेक्शन होगा, यहां से भी लगभग कितने रहेंगे, 5 से 7 प्रश्न यहां से भी रह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में 2 सेगमेंट इसमें और हो जाते हैं। ये हो गए आपके, एक अगला हो जाएगा आपका 7वां जो है, ये सेगमेंट हो जाएगा मैथ यानी कि गणित। ठीक है ना भाई, तो जब हम लोग गणित की बात करेंगे तो गणित से लगभग यहाँ पे 10 से 12 प्रश्न यहां से रहेंगे, और फिर एक और सेगमेंट यहां पे आ जाएगा आपका, और वो हो जाएगा आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग से भी लगभग आपके 10 से 12 प्रश्न यहां पे रहेंगे। तो ये आपका जो है ये जीएस का हो गया। ठीक ना, जीएस का सिलेबस यहां पे हो गया, ये आपका जीएस का सिलेबस हो गया। यहीं से प्रश्न रहेंगे। आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि जो आपका बिहार दरोगा का जो मेंस का एग्जाम होता है, तो मेंस के एग्जाम में कभी भी आपका करंट अफेयर्स नहीं पूछता है। ठीक है ना, मेंस के एग्जाम में आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस नहीं रहते हैं बिहार दरोगा के मामले में अगर बात किया जाए तो। ठीक है, लेकिन हालांकि बिहार है भैया, इसमें कुछ भी हो सकता है। जैसा कि आप लोग इस बार ही देखे होंगे कि जो दरोगा का आपका प्रीलिम्स का जो एग्जाम था, तो सिलेबस में दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र नहीं मेंशन किया गया कहीं पर भी, लेकिन फिर भी जो आपका एग्जाम हुआ था तो उसमें दर्शन शास्त्र और जो समाज शास्त्र है, तो वहां से भी प्रश्न को ले लिया गया था, जिसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात का विरोध भी कर रहे थे कि भैया यहाँ पे मतलब सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्वेश्चन के लेवल काफी टफ हो गए हैं। तो हालांकि उससे बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, मतलब 2-4-5 क्वेश्चन ऐसे दिए गए थे। ठीक है ना, हालांकि क्वेश्चन का लेवल इस पर ठीक ठाक था, और इसको लेकर के मुझे बहुत खुशी है ना कि मेन इस बार क्वेश्चन जो लीक हो जाते हैं बिहार में, बिहार जिसके लिए बदनाम है, तो वो काफी कम हो गया था इस बार। ठीक ना, तो इसको लेकर के मतलब कहीं ना कहीं राहत है। नहीं तो इसमें होता क्या था ना कि जो भी स्टूडेंट्स मतलब पढ़ने वाले हैं, जो मेधावी स्टूडेंट जो हैं, तो वो मेन रिजल्ट को क्लियर नहीं कर पाते थे, और बाकी जो लीक हो जाने के कारण मतलब कि कुछ मतलब पढ़ने वाले लड़कों का रिजल्ट नहीं हो पाता था। तो ये एक कहीं ना कहीं अच्छा है कि इस बार पेपर जो लीक होने की जो घटना होती थी वो काफी हद तक कम हुई है। ठीक है ना, हालांकि बिहार है तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी कम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ये जीएस हो गया। जीएस के बाद में आपका जो है इसमें एक हिंदी का पेपर होता है। ठीक है, एक पेपर किसका हो जाएगा, हिंदी का, यानी कि दरोगा मेंस के एग्जाम में आपके 2 पेपर होंगे। एक पेपर आपका हिंदी का हो जाएगा, और जो सेकंड पेपर है वो आपका किसका होता है, जीएस का। जीएस में आपके 100 प्रश्न होंगे, यानी कि ये जो सारे सब्जेक्ट हैं इसको मिला करके टोटल कितने प्रश्न होंगे, तो टोटल आपके 100 प्रश्न होंगे। प्रश्न का आपका रेंज हम बता ही दिए कि किस रेंज में रहने वाला है। लगभग 15 से 18 प्रश्न आपके इतिहास के रहेंगे, भूगोल के भी उसी रेंज में रहेंगे, राज्य व्यवस्था भी लगभग उसी रेंज में रहेगा। अर्थशास्त्र के प्रश्न हालांकि थोड़े कम होते हैं इन तीनों की अपेक्षा। विज्ञान की अगर बात की जाएगी तो विज्ञान भी लगभग 15 से 20-22 प्रश्न रहेंगे आपके, और उसके बाद में जो विविध है तो यहां से भी लगभग 5 से 7 प्रश्न रह सकते हैं। गणित के लगभग 10 से 12 प्रश्न रहेंगे, और फिर रीजनिंग जो है ये भी लगभग 10 से 12 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग को करना क्या है वो समझिए। देखिए आज का जो हम लोग का है, तो आज हम लोग सबसे पहले इतिहास जो सब्जेक्ट है इसको आज हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल में हम इतिहास को लेके चल रहे हैं। इतिहास जैसे जैसे मान के चलिए कि एंशिएंट हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद में फिर हम अल्टरनेट में इतिहास और भूगोल मतलब दोनों लेके चलेंगे। ठीक ना, भूगोल भी उसमें स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद में जैसे जैसे टाइम होते जाएगा वैसे वैसे हम लोग पूरा का पूरा जो है अपना मतलब क्लियर करते चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सोचना ये, थोड़ा सा प्लानिंग को समझिए। बात कुछ ऐसा है कि अभी फिलहाल में चूंकि आप लोग देख पा रहे हैं कि ओमिक्रॉन बाबा का भी मतलब यहाँ पे आगमन हो ही चुका है इंडिया में, तो कहीं ना कहीं इस बात की भी संभावना है कि लगभग आपके फरवरी या मार्च आते आते लगभग हमको जहां तक उम्मीद है ना कि लॉकडाउन भी लग सकता है। और अगर वैसा हो गया, बाय द वे
अगर वैसा हो गया तो फिर कहीं ना कहीं आपका एग्जाम जो है लगभग आपका जून जुलाई तक जा सकता है, उसके बाद ही होगा मतलब मेंस का एग्जाम। और तब तक हमको जहां तक लग रहा है ना कि पूरा का पूरा हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, आपके लिए हम रेगुलर वीडियो बनाते रहेंगे इसी तरह से, और उसके बाद में जो भी मतलब आगे अपडेट होगा वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल चलिए आज के जो वीडियो है इसमें हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। और फिलहाल में हम लोग जो आज का पहला जो सब्जेक्ट जो हम बताए आपको, इतिहास, तो इतिहास को पढ़ना आज हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। चलिए अब जो है, अब हम लोग थोड़ा सा अपने विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं, और देखिए ध्यान से समझिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज से हम लोग इतिहास जो सब्जेक्ट आपका है, हिस्ट्री, तो उसको प्रारंभ करने वाले हैं। इतिहास यानी कि हिस्ट्री जो है ये हम आपका प्रारंभ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात कि देखो भाई, कोई भी सब्जेक्ट अगर हम लोग शुरू करते हैं तो पहले पहले हम लोग को ये समझना चाहिए कि भाई उसमें क्या क्या चीजें हम लोग को पढ़नी होती है। ठीक ना, यानी कि जो उसका सिलेबस है, तो सिलेबस हमारा सबसे पहले पहले क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास क्या है, कैसे, वो सारी चीजें आपको पता है। ठीक ना, अब देखिए इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास में हम लोग को मेन देखना होता है भारतीय इतिहास की अगर बात करें तो भारतीय इतिहास जो है इसको हम लोग मुख्य रूप से 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। ठीक है, जो भारतीय इतिहास है तो भारतीय इतिहास को हम लोग कितने भागों में बांट करके पढ़ते हैं भाई, तो ये 3 भाग में बांट करके पढ़ते हैं, जिसमें से एक तो आपका हो जाएगा प्राचीन भारत। ठीक है, प्राचीन भारत। उसके बाद में जो सेकंड सेगमेंट आता है वो आपका हो जाता है मध्यकालीन। ठीक है, मध्यकालीन भारत। और तीसरा जो आपका सेगमेंट हो जाएगा ये हो जाता है आपका आधुनिक भारत। ठीक है ना, तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये 3 सेक्शन है। और यहां से ही आपके सारे प्रश्न बिहार दरोगा मेंस एग्जाम हो, बीपीएससी एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, वहां मतलब यहीं से पूछे जाते हैं। एक और सेगमेंट होता है इतिहास में जो होता है वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वर्ल्ड हिस्ट्री से आपके बिहार दरोगा या फिर ये जो छोटे लेवल के जो एग्जाम है तो उसमें नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो उसको लेकर के आपको टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल जो है यही 3 सेक्शन को हम लोग को, यानी कि इंडियन हिस्ट्री को मेन हम लोग को फोकस करना होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात कि भैया इसका सिलेबस क्या होगा। सिलेबस क्या होगा यानी कि जो इतिहास है तो इतिहास का सिलेबस क्या होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा, वो पहले पहले हम लोग समझते हैं। देखिए प्राचीन भारत की अगर बात करें तो प्राचीन भारत में सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है कि एक तो होता है अध्ययन, अध्ययन के स्रोत। यानी कि हम लोग कोई भी अगर इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास के बारे में भैया हमको पता कैसे चलेगा, हम उस टाइम तो थे नहीं, तो फिर कैसे पता लगाएंगे। तो उस दौर में जिस दौर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो उस दौर में जो भी चीजें हुई थी तो उनसे रिलेटेड अगर कोई साक्ष्य है, कोई वस्तु है, कोई मान लेते हैं कि कोई साहित्य है, तो उन सभी चीजों के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं कि पूरे इतिहास के बारे में आकलन करते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो पहला नंबर कि भैया अगर इतिहास को पढ़ना है तो उसके लिए कोई ना कोई सोर्स चाहिए, कोई ना कोई मतलब वस्तु चाहिए, कोई ना कोई मान के चलिए कि साहित्य चाहिए, और उनके द्वारा हम लोग इतिहास के बारे में अंदाजा लगाएंगे, उसके बारे में मतलब पढ़ेंगे। ठीक ना, तो जिन चीजों के द्वारा हम लोग पढ़ते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अध्ययन के स्रोत। यानी कि जिनके माध्यम से इतिहास का अध्ययन किया जाएगा उसको क्या कहेंगे, अध्ययन के स्रोत। तो सबसे पहला जो आपका प्राचीन भारत का चैप्टर होगा वो कौन सा हो जाएगा, अध्ययन के स्रोत। अगर हम दूसरे चैप्टर की बात करें तो यहां से मेन हम आपका स्टार्ट कर देंगे पाषाण काल। यहां से क्या हो जाएगा, पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल के बाद में जो आपका तीसरा चैप्टर होगा तो पाषाण काल के जस्ट बाद में आपको ध्यान देना है कि वो जो है आपका हो जाता है यहां पे हड़प्पा। ठीक ना, हड़प्पा सभ्यता। तो अगला क्या हो जाएगा,
हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जैसे ही आपका समाप्त होगा तो इसमें आपका जो अगला हम चैप्टर पढ़ाएंगे, तो अगला चैप्टर आपका हो जाएगा वैदिक युग, ठीक ना, या फिर वैदिक सभ्यता। तो वैदिक युग के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक युग के बाद में जो अगला आपका हो जाएगा, तो देखिए वैदिक के बाद में आपका अगला हो जाएगा महाजनपद, ठीक ना, महाजनपद काल। महाजनपद काल जैसे ही आपका समाप्त होगा तो महाजनपद काल के बाद में अगला जो आपका चैप्टर हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका मौर्य काल। क्या हो जाएगा? मौर्य काल। मौर्य काल के बाद में जो आपका 7वां चैप्टर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मौर्योत्तर, ठीक ना, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के बाद में अगला जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गुप्त काल। और गुप्त काल के बाद में जो आपका लास्ट चैप्टर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गुप्तोत्तर काल, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल आपके इतने 10 ये जो आपके 9 चैप्टर हैं ये आपको टोटल किसमें पढ़ने हैं? ये पढ़ने आपके प्राचीन काल में, ठीक ना। हालांकि इसके बाद में एक और चैप्टर को यहीं पे हम लोग ऐड कर सकते हैं, वो है आपका संगम काल। और ये संगम काल में हम लोग जो भी दक्षिण भारतीय इतिहास है तो उसकी घटनाओं को हम लोग किसमें पढ़ेंगे? तो ये हम लोग मेन संगम काल में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आपके प्राचीन भारत के जो भी सिलेबस हैं तो ये हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में प्राचीन भारत जैसे ही समाप्त हो जाएगा तो इसके बाद में आपका एक आ जाता है मध्यकालीन भारत। देखिए तो मध्यकालीन भारत पे मेन हम लोग एक पढ़ते हैं कि पूर्व मध्य काल। क्या पढ़ते हैं? पूर्व मध्य काल। अब देखिए पूर्व मध्य काल जो है ना तो इसमें मेन अरब इन्विजन वगैरह जो है तो उसको हम लोग को यहाँ पे पढ़ना होता है। पूर्व मध्य काल में ही हम लोग मेन यहाँ पे जो अरब आक्रमण हुए थे, अरब आक्रमण या फिर डायरेक्ट आप ये कह सकते हैं कि मुस्लिम आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण जो हुए थे, जो प्रारंभिक जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे तो उसको हम लोग इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए जब मुस्लिम आक्रमण हुए थे भारत पे तो मुस्लिम आक्रमण के द्वारा भारत में एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की गई थी और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं मेन यहाँ पे सल्तनत काल, ठीक है। क्या कहते हैं भाई? उसको सल्तनत काल कहते हैं, ठीक है। अब देखो सल्तनत काल के बाद में आपको ध्यान देना है कि जिस प्रकार से देखिए जैसे आपका महाजनपद काल यहां पर आया तो महाजनपद काल में ही नए नए धर्मों का भी विकास हुआ था, धार्मिक यहाँ पे सुधार भी काफी किए गए थे, तो वो सारी जिसमें हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो आपके मध्यकालीन भारत है तो इसमें भी अनेक प्रकार के धार्मिक सुधार हुए थे ना, ठीक ना। तो यहां पर ध्यान देना है कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन, भक्ति एवं सूफी आंदोलन। अब देखिए जैसे इधर आपके गौतम बुद्ध हुए थे, महावीर हुए थे, इसके बाद में अन्य जो भी संप्रदाय मतलब आपके आजीवक वगैरह जो हुए थे वो सारे संप्रदाय जैसे हुए थे, तो उसी प्रकार से मध्यकालीन भारत की अगर बात की जाएगी तो उसके परिप्रेक्ष्य में भक्ति और सूफी संत जो है ना तो उनके द्वारा एक मतलब की धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधार की एक मतलब की पूरी प्रक्रिया आरंभ की गई थी। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक अलग चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है? भक्ति एवं सूफी आंदोलन। अब इसमें भक्ति संतों के बारे में, सूफी संतों के बारे में पूरा हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो आपका अगला चैप्टर हो जाता है तो अब देखिए इसके बाद में मेन आपके मुगल जो है ना तो वो भारत में उनका आगमन होता है। तो अगला जो आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? मुगल काल, ठीक है। तो मुगल काल में भी अलग अलग स्टेज हैं, जो कि प्रारंभिक एक मुगल हो गए जिसमें आपके मतलब कि आपके हो जाएंगे बाबर हो जाएंगे, हुमायूं हो जाएंगे, इसके बाद में अकबर, जहांगीर, ठीक ना, शाहजहां और औरंगजेब, तो यहां तक के एक हो जाएंगे। और इसके बाद में इनके बाद में जो भी शासक हुए थे वो थोड़ा अयोग्य टाइप के हुए थे और इसीलिए उस इरा को हम लोग मेन क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं उत्तर मुगल काल। क्या कहते हैं जी? तो उत्तर मुगल काल, ठीक है। तो उत्तर मुगल काल भी देख लेंगे। तो इतने सारे चैप्टर जो हैं ये हम लोग को मध्यकालीन भारत के अंतर्गत देखने हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में जो आपका थर्ड सेगमेंट शुरू होता है वो होता है आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें जो सबसे पहला जो यहाँ पे चैप्टर देखा जाता है वो होता है यूरोपियनों का आगमन, ठीक ना। तो यूरोपीय कंपनी का आगमन, यूरोपीय कंपनी का
आगमन, चूंकि आप लोग जानते हैं कि भारत में शुरू शुरू में जो है कुछ यूरोपीय कंपनियां जैसे पुर्तगीज हो गए, जैसे आपके डच हो गए, अंग्रेज हो गए, फ्रांसीसी हो गए, डेनिश हो गए, तो ये सारे के सारे जो व्यापारी है ये भारत में पहले पहले क्या किए थे कि व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। ठीक है, फिर उसके बाद में भारत में जो भी राजनीतिक परिदृश्य थे, जो भी राजनीतिक परिस्थितियां थी, उन सभी परिस्थितियों को इन लोगों ने काफी अच्छे तरीके से भांप लिया, और भांपने के बाद में इनको ऐसा लगने लगा कि इंडिया में ये सरवाइव कर सकते हैं और एक बड़े साम्राज्य का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, और उसको देखते हुए ये जो कंपनियां जो कि भारत में सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक उद्देश्य से आई थी, भारत में कहीं ना कहीं अपने आप को भारत का शासक बनते हुए भारत के शासक के रूप में स्थापित करने का सपना देखने लगी, और काफी हद तक इसमें लास्ट में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सफल भी हो गई थी, जिसने कि तकरीबन 200 वर्षों तक हमारे ऊपर शासन भी किया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो पहले पहले तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था। अब देखिए, यूरोपीय कंपनियां जब भारत में आ गई तो उसके बाद में इनके बीच में संघर्ष हुआ। ठीक ना, तो यहां पर ध्यान दीजिए कि देखिए जैसे भारत में आई ये कंपनियां, ठीक ना, तो इनके आने के बाद में यूरोपीय कंपनियों के बीच में संघर्ष भी हुआ। ठीक ना, के बीच संघर्ष, तो आपको यह भी ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले पहले यूरोपीय कंपनियां भारत में आ गई, और इसके बाद में यूरोपीय कंपनियों के बीच में अनेक लड़ाइयां लड़ी गई अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती थी कि उसका प्रभाव कम हो और किसी और कंपनी का प्रभाव इंडिया में बढ़े, तो इसी को लेकर के इन कंपनियों के बीच में समय समय पर अनेक युद्ध भी हुए थे। जैसे कि आप लोग अगर पुर्तगीज और अंग्रेज के बीच में बात करेंगे तो उसमें स्वाली का युद्ध हुआ था। उसके बाद में अगर हम डच और अंग्रेज के बारे में बात करें तो वेड्रा का युद्ध हुआ था, जो कि काफी निर्णायक भी था। और फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में अगर बात करें तो उसमें भी आपके अनेक जो कर्नाटक युद्ध आपको देखने को मिलेंगे, एक सीरीज ही पूरा मिलेगा। तो ये सारी जो चीजें हुई थी वो इन कंपनियों के बीच में आपसी वर्चस्व को लेकर के संघर्ष हुआ था, उसी के परिणाम स्वरूप हुए थे। ठीक है, इसके बाद में तीसरा जो आपका चैप्टर हो जाएगा, तो तीसरा चैप्टर आपका इसमें मिल जाएगा भारत में ब्रिटिश विस्तार। ठीक है, भारत में ब्रिटिश विस्तार, यानी कि भारत में ब्रिटिश कंपनी जो है तो उसने किस प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, तो उन सारी चीजों को हम लोग को इसमें देखना होगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से सबसे पहले पहले ब्रिटिश कंपनी ने फ्रांसीसियों और जो भी यूरोपीय कंपनियां हैं तो उन कंपनियों को अपने कंपटीशन से बाहर करने के बाद में किस प्रकार से सबसे पहले पहले ब्रिटिश कंपनी ने बंगाल पर अधिकार किया, बंगाल के बाद में फिर उसने मैसूर पर और फिर हैदराबाद वगैरह जो पूरा एरिया था उसको कवर किया। उसके बाद में किस प्रकार से अंग्रेजों ने मराठों को हराया, उसके बाद में सिख और सिंध सहित पूरे भारत पर किस प्रकार से अंग्रेजों ने कब्जा किया था, ये सारे चीज को हम लोग को इसमें देखना है इस चैप्टर में। ठीक है, अब देखिए जब अंग्रेजों ने भारत पर पूरा का पूरा अपना साम्राज्य का विस्तार कर लिया, ठीक है, तो पूरे साम्राज्य का विस्तार करने के बाद में अंग्रेजों ने क्या किया था ना कि यहां पर चूंकि देखिए उस टाइम में भू राजस्व से ही मेन इनकम होता था। ठीक है, तो भारत में ब्रिटिश कंपनी ने जब अपना पूरा साम्राज्य विस्तार कर लिया तो फिर भारतीयों से किस प्रकार से कर की वसूली की जाएगी, तो इसको लेकर के इन्होंने नए नए नियम लागू किए थे। तो उन सभी नियमों के बारे में भी हम लोग को यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है ना, तो उसको हम लोग यहाँ पर भू राजस्व जो नीति है तो उसके अंतर्गत में पूरा पढ़ लेंगे, और इसके बाद में इसी में हम लोग पढ़ लेंगे औद्योगिक नीति। ठीक है ना, औद्योगिक नीति। तो ये जो चीजें हैं ये मेन हम लोग को यहाँ पे देखना होगा। भू राजस्व नीति और औद्योगिक नीति अगला चैप्टर पढ़ लेंगे। ठीक है, अब देखिए जब इतनी सारी घटनाएं हुई तो इनके होने के बाद में चूंकि अंग्रेजों की जो भी नीतियां होती थी वो शोषणकारी होती थी, यानी कि उससे भारतीयों को काफी नुकसान होता था। ठीक है ना, और जब भारतीयों का काफी शोषण होने लगा तो कहीं ना कहीं भैया आप किसी का शोषण करिएगा तो मतलब कुछ टाइम तक तो वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आएगा जब वो उन सारी चीजों का विरोध करेगा। ठीक ना, तो इसमें क्या हुआ कि जैसे ही ये सारी चीजें हुई तो उसके बाद में मतलब जब पूरा इन लोग का अत्याचार बढ़ गया तो फिर लास्ट में आपको ध्यान देना है कि समय समय पर विद्रोह होते रहे। हालांकि उसके बाद में यहां पर ध्यान देना है कि 1857 की क्रांति, जो कि एक बहुत ही व्यापक क्रांति थी, तो 1857 की क्रांति हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए इसके बाद में 1857 की क्रांति तो हुई ही थी, इसके अलावे भी और भी बहुत सारे विद्रोह हुए थे। ठीक ना, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि प्रमुख जो है ना, प्रमुख
इसके बाद में जनजाति, जनजाति और फिर कृषक, ठीक ना, कृषक विद्रोह। तो इन सब के बारे में भी हम लोग को पढ़ना होगा, ठीक है ना। यानी कि कुछ जनजातीय विद्रोह हुए थे, कुछ जन विद्रोह, जन विद्रोह मतलब कि जो आम जनता है उसके द्वारा भी कुछ विद्रोह किए गए थे, ठीक ना। जैसे आपका सन्यासी विद्रोह हो गए, पागलपंथी विद्रोह हो गए, ठीक ना। तो ये सारे विद्रोह जो ये जन विद्रोह थे। इसके बाद में कुछ आपके जनजातीय विद्रोह थे, जैसे संथाल विद्रोह हो गया, मुंडा विद्रोह हो गया। तो ये सब क्या थे? जनजाति विद्रोह थे। और कुछ कृषक विद्रोह हो गए, जैसे कि आपके चंपारण सत्याग्रह जो ये तो एक खैर आंदोलन था। इसके बाद में नील विद्रोह हो गए। तो ये सारे क्या थे? तो ये थे आपके कृषक विद्रोह। तो यहां पर ध्यान देना है कि अनेक प्रकार के विद्रोह हुए थे और इन विद्रोहों से भी आपके प्रश्न जो है परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न हो सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए, इसके बाद में जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो आपको ध्यान देना है कि इसके बाद में आपका जो है अगला जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, तो इसमें अब हम लोग पढ़ लेंगे मेन आपका यहां पे गवर्नर। अच्छा, इसको लास्ट में ही कर लेते हैं। अब देखिए, इसके बाद में इन सारी चीजों के होने के बाद में आपका अगला जो स्टेज हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक ना। इसके बाद में क्या हो जाएगा? तो इन सभी चीजों के फलस्वरूप जो है लास्ट में एक पूरा व्यापक तौर पे पूरे मतलब कि भारतीय स्तर पे, पूरा अखिल भारतीय स्तर पर एक आंदोलन का रूप दिया गया, जिसको हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में पढ़ेंगे। इसमें भी अलग अलग स्टेज मिलेंगे, ठीक ना। तो उन सारी चीजों को हम लोग इसमें पढ़ लेंगे। तो राष्ट्रीय आंदोलन हो जाएगा एक तो। अब देखिए, इसके अलावा कुछ छिटपुट चैप्टर है, उसको भी हम लोग को क्लियर करना होगा, ठीक ना। अब देखिए, इसमें अगला जो हम लोग देखेंगे वो देख लेंगे हम लोग गवर्नर, इसके बाद में गवर्नर जनरल, ठीक है ना, और फिर वायसराय। तो ये आपके चैप्टर हो जाएंगे। और इसके बाद में मेन यहां पर ध्यान देना है, एक और जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा आपका संवैधानिक विकास, ठीक ना, संवैधानिक विकास। तो ये इतने सारे चैप्टर जो हैं ये आपको पढ़ने किसमें? तो ये आपको आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़ना है। तो इन सभी चैप्टर को पढ़ने के बाद में आपका पूरा का पूरा जो इतिहास है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है।